हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। तो आगे क्या बताया गया है? फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। आज़ादी जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी रिवॉल्ट्स वगैरह चल रहे थे, देखा था हमने कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे इंडियंस किस तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस जो थे, कांग्रेस के लीडर्स जो थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि हम लोग जो है वो आज़ादी ले सके। अब ये बोला जा रहा है कि फ्रीडम जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, तो बर्थ राइट हो गया जन्मसिद्ध अधिकार। तो 1980s के टाइम पे बहुत सारे इंडियंस जो थे वो ये क्वेश्चन रेज करने लगे, पॉलिटिकल स्टाइल, टू रेज द क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। मतलब जिस तरह से कांग्रेस जो थे ना आज़ादी पाना चाहती थी, उसी तरह से बहुत सारे इंडियन जो थे वो उस क्वेश्चन को भी, उनका भी सेम ही था कि आज़ादी मिले और ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र, पंजाब के अंदर जो लीडर्स थे जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ये लोग जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे। इससे पहले मैंने आपको मॉडरेट फेज के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला था ना, जो मॉडरेट लोग थे ना वो बिना लड़ाई झगड़े के अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये चाहते थे जल्द से जल्द हमें आज़ादी मिल जाए और जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। तो इसमें कौन कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनको लाल बाल पल, इन तीन के नाम से भी ऐसे भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये लोग जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट फेज से थे, और ये लोग जो थे ये चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द आज़ादी मिले, और ये लोग जो थे वो महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल के लीडर थे। तो इन तीनों ने क्या किया? एक्सप्लोर करने की कोशिश की, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मेथड्स को, मतलब इन्होंने बोला कि जल्द से जल्द हमें आज़ादी मिल जाए। ये लोग जो थे ये मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज भी करते थे और उनको बोलते थे कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे से ऐसे कर दो, हमारे लिए ऐसे कर दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। और लेकिन इन लोगों का ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, या आप कह सकते हैं ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, ये लोग जो थे ये चाहते थे कि सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया कि खुद से करना, खुद के लिए करना, और कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि अपने लिए काम कर सके, ठीक है। अपने देश के अंदर बनी हुई चीज़ों को क्या करें? इस्तेमाल करें, और अपने लिए खुद चीज़ें बनाए, बाहर से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, जो कि मतलब ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे। ये लोग जो थे ये लोगों को बोलते थे, ये जो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये लोग जो थे ये क्या करते थे? ये लोगों को बोलते थे कि भाई आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए क्या कर रही है, बल्कि आप अपने लिए खुद से काम करें, अपनी स्ट्रेंथ को खुद बनाएं। पीपल जो थे वो फिर स्वराज के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। स्वराज का मतलब क्या हो गया? सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अपने आप के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और तिलक जो थे उन्होंने एक स्लोगन लाया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक स्लोगन के साथ ले आए और उन्होंने बोला फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे को ये लेना, मतलब मेरा ये हक है कि मैं इसको लूँ। और फिर क्या हुआ 1905 में? जो उस समय पे बंगाल के वॉइस रॉय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल की पार्टीशन कर दी। बंगाल बहुत बड़ा एरिया होता था उस समय पे। बंगाल जो था वो इतना बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी पार्ट्स जो थे वो इंक्लूड थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सोचा कि बंगाल को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने के पीछे कारण क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब ये था कि वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से क्या मतलब था, वो क्या मतलब बताना चाहते थे? एक्चुअली वो ये बोल रहे थे कि बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, इतने बड़े प्रोविंस को हम अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। अगर ये फिर जो बंगाल जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चला पाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल को ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में कन्वर्ट, मतलब डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न बंगाल जो इंडिया के पास है, ईस्टर्न बंगाल जो कि आपका बांग्लादेश का भी पार्ट बन चुका है। तो इन्होंने ऐसा कर दिया। कौन आगे क्या बोला जा रहा है? हुज कन्वींस डिड इट रिप्रेजेंट? तो ये किस कन्वीनियंस को रिप्रेजेंट करना चाहते थे? क्लियरली उनका मतलब क्या था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन। एक्चुअली ये सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना फ़ायदा देख रहे थे और बिजनेसमैन अपना फ़ायदा देख रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे? अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, जितनी भी
रैलीज़ वगैरह निकाली जा रही थी, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रही थी, वो सारी की सारी बंगाल के अंदर से ही हो रही थी। बंगाल से ही लोग जो थे, प्रोटेस्टर्स जो थे वो खड़े हो रहे थे, और ब्रिटिशर्स का मोटिव था कि वो बंगाल को क्या कर देंगे, अगर वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे, बंगाल को स्प्लिट कर देंगे, 2 हिस्सों में बाँट देंगे, तो वहाँ से कोई भी लोग जो है वो खड़ा नहीं होगा, और लोग जो है वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो इस तरह से कोई भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा। उनका मेन मोटिव यही था। पार्टीशन हुई बंगाल की, इससे लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। पूरे इंडिया में जितने भी लोग थे वो गुस्सा हो गए। जितने भी सेक्शंस थे, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो मॉडरेट्स हों, रेडिकल्स हों, वो उसको अपोज करने लगे। किसको? पार्टीशन को। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग हुई, डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन वगैरह किए गए। उसके बाद नोवल मेथड्स जो थे वो अपनाए गए, मास प्रोटेस्ट किया गया, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने रैलीज वगैरह निकाली। स्ट्रगल जो था वो अनफोल्डेड था, और इसको स्वदेशी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 1905 का जो टाइम पीरियड था ना, जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी, इस समय पे स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो चल रही थी। मतलब लोग जो थे वो आज़ादी चाहते थे। और स्वदेशी मूवमेंट थी क्या, कि बाहर से आए हुए सामान को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाए। मतलब जो ब्रिटिशर्स वगैरह सामान लेके आ रहे हैं उसको कोई भी यूज़ ना करे। और ये स्वदेशी मूवमेंट जो थी, ये पूरी तरह से बंगाल के अंदर क्या हो रही थी, पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी थी। और आंध्रा जो है रीजन जो है, वहाँ पे भी ये बहुत तेज़ी से फैल गई थी, और लोग जो थे वो यहाँ पे नारे लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। किसके? वंदे मातरम मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना गया था। ठीक है? ये है बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर जो था वो क्या किया था, मतलब पब्लिश किया था, जिसका नाम था केसरी। और ये जो केसरी न्यूज़पेपर था, ये मराठी न्यूज़पेपर था, और मतलब मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था। और ये इस न्यूज़पेपर में ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या करते थे, उनके अगेंस्ट लिखते थे। ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। आगे देखिए क्या है। जो स्वदेशी मूवमेंट थी ना, उसने क्या किया, ब्रिटिश रूल को अपोज करना शुरू कर दिया, और सेल्फ हेल्प के आइडियाज़ को इनकरेज करना शुरू कर दिया। स्वदेशी इंटरप्राइजेज, नेशनल एजुकेशन और यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इस मूवमेंट में क्या बोला गया कि क्या होना चाहिए, कौन को, मतलब स्वदेशी मूवमेंट का मेन गोल क्या था, आइडिया क्या था, कि लोग अपनी मदद खुद करें। उसके बाद देश के अंदर जो बना हुआ सामान है उसी को यूज़ करें। बाहर से कोई चीज़ जो, मतलब ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे, ब्रिटिश के कपड़े यहाँ पे बन रहे थे, ब्रिटिशर्स का खाना पीना यहाँ पे आ रहा था। ब्रिटेन की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो थी, इंडस्ट्रीज जो थी, वो सामान अपना इंडिया में बेच रही थी, तो उस चीज़ को वो ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ की नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ होना चाहिए, बल्कि ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो। स्वराज के लिए लड़ते वक्त जो रेडिकल्स थे, उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स को, सामान को बायकॉट करना शुरू कर दिया। बायकॉट होता है मतलब बहिष्कार करना, उनको यूज़ ना करना। कुछ इंडिविजुअल्स जो थे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी वायलेंस जो था, रेवोल्यूशनरी वायलेंस होता है मतलब लड़ाई झगड़ा करके क्या करना, सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना। तो उन्होंने कुछ जो इंडिविजुअल्स थे, कुछ लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस होना ज़रूरी है, ताकि वो ब्रिटिश रूल को यहाँ से भगा सकें या फेंक सकें। देन उसके बाद कुछ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी देखी कि एक मुस्लिम ग्रुप जो था, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का और नवाब्स का, उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली, जिसको नाम दे दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि ढाका में है, और 1906 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906 में हुई। ये जो लीग है, इसने बंगाल की पार्टीशन हुई थी ना, उसको इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए मुस्लिम के लिए। और 1909 में इनकी ये जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो मान ली गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है? सेपरेट मतलब अलग, और इलेक्टोरेट्स का मतलब हो गया वोट देने का राइट। तो मुस्लिम्स ने ये डिमांड करी कि भाई क्या होना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए एक अलग रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसमें मुस्लिम लोग ही खड़े हों, और उन जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं। तो उस समय पे उन्होंने ये डिमांड की, तो गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड मान भी ली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनके लिए कुछ सीट्स जो थी रिजर्व करके रखती कि मुस्लिम्स के लिए, और उन मुस्लिम्स को जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता था, उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे। इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो गुस्सा में आ गए, और लोग सोचने लगे यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स बनने लगे हैं, मतलब मुस्लिम्स अलग हो जाएंगे, सिख अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे, इस तरह से ये क्या है, ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस का भी स्प्लिट हो गया 1907 में। मतलब कांग्रेस भी सूरत में
ठीक है। सूरत में कांग्रेस जो थी वो बट गई, दो हिस्सों में बट गई। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो आराम से चाहते थे कि हर एक चीज़ हो, बिना लड़ाई झगड़े के हो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि भाई मतलब हर एक चीज़ जल्दी जल्दी हो और लोग जो है वो लड़ाई झगड़ा करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दें। तो मॉडरेट्स जो थे वो बिल्कुल अपोज थे यूज़ ऑफ बायकॉट में। मतलब ये लोग जो थे ना मॉडरेट, मतलब कांग्रेस के जो मॉडरेट लोग थे वो चाहते थे कि ये अंग्रेजी सामानों को लोगों के द्वारा बायकॉट ना किया जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये जो लोग थे ये चाहते थे कि लोग जो हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो विदेशी सामानों को, फॉरेन गुड्स को यूज़ ना करें। तो इसमें वो लोग जो थे वो मतलब फोर्स, ये जो मॉडरेट्स थे ना ये चाहते थे कि फोर्स जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब लोग लड़ाई झगड़ा करके आज़ादी को ना पाएं, बल्कि वो आराम से एक सलीके से क्या करें, आज़ादी के लिए लड़ें। तो आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो जैसे ही कांग्रेस का स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, तो ज़्यादातर लोग जो थे वो मॉडरेट्स के ही थे। मतलब जैसे ये कांग्रेस का पार्ट था, ये दो हिस्सों में बट गया, तो एक हिस्से में जो थे वो मॉडरेट्स थे और एक हिस्सा, मतलब मैक्सिमम हिस्सा जो था वो मॉडरेट्स का था, और जो थोड़े बहुत लोग थे वो क्या हो गए, तिलक के साथ मिल गए, और वो कांग्रेस की पार्टी के अलावा ही वो मतलब अलग से क्या करने लगे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये जो ग्रुप्स थे, ये लोग जो थे ये यूनाइट हो गए थे 1915 में। तो हमने देखा 1907 में ये लोग जो थे ये डिवाइड हो गए थे, लेकिन 1915 में ये दोनों ग्रुप्स जो थे कांग्रेस के, वो लोग फिर से यूनाइट हो गए, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग जो थी वो भी इनके साथ मतलब 1916 में मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने भी क्या किया, इनके साथ ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलके लखनऊ पैक्ट जो था उसको साइन किया और डिसाइड कर लिया कि ये लोग जो है वो क्या करेंगे, कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। फिर उसके बाद अब आता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मतलब पहले तो हमने देखा कि थोड़े बहुत लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए वो खड़े हुए थे ताकि उनको आज़ादी मिले। लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत सारे कंट्री, इंडिया के रहने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या करने लगे थे, नेशनलिज्म को सपोर्ट करने लगे थे। और क्या बताया गया है यहाँ पे, आफ्टर 1919 यानी कि 1919 के बाद स्ट्रगल जो था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और वो मास मूवमेंट का उसने शेप ले लिया। मास मूवमेंट का मतलब होता है बहुत सारे लोग, ठीक है। कंट्री के मैक्सिमम लोग जो थे वो क्या करने लगे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसमें पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वुमेन्स जो थी ये बहुत ज़्यादा, ये सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये लोग इकट्ठे हुए, और ये लोग जो थे उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। और साथ ही साथ में फैक्ट्री के वर्कर्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। कुछ बिजनेस ग्रुप्स जो थे वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे 1920s में। और वो क्यों थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो इसने इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वो पूरी तरह से क्या कर दी, चेंज कर दी। कैसे, इस वजह इसमें क्या हुआ, राइज हुआ किसका, इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी वजह से मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी ना, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब ये हथियार वगैरह बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी उस समय पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे वो क्या थे, यानी कि अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में सारी की सारी फैक्ट्रीज जो थी वो वॉर का सामान बना रही थी। तो जब ब्रिटेन की फैक्ट्रीज वॉर का सामान बनाने लगी, तो इंडिया के फैक्ट्रीज या बिजनेस जो मैन्स थे उनको एक मौका मिल गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिल गई कि भाई अब वो क्या कर रहे थे, इंडिया के लोगों के लिए सामान बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए सामान बनाना शुरू कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, और साथ ही साथ में उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो गया। साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर जो था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था, और वॉर डिमांड जो थी वॉर की सप्लाई की, उसकी वजह से बहुत सारे कॉमन पीपल जो थे उनको बहुत सारा क्या करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो मिलिट्री के ऊपर, आर्मी के ऊपर, डिफेंसिस के ऊपर खर्चा करने लगी, तो उन्होंने इंडिया के लोगों के ऊपर टैक्स जो थे वो बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ बिजनेसमैन जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। वो मैंने अभी आपको बताया कि वॉर चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो अपने वहाँ लोगों के लिए वॉर का सामान बना रही थी, जैसे गन्स होगी, शूज़ वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, यूनिफॉर्म्स होगी, तो इस तरह का सामान बना रही थी। तो अब इंडिया के अंदर सामान कहाँ से आ रहा था, तो इंडिया के अंदर कुछ बिजनेसमैन थे, फैक्ट्री ऑनर्स थे, वो इंडिया के अंदर सामान बना रहे थे,
जैसे कि जूट बैग्स हो गए, क्लॉथ्स हो गया, रेल का सामान हो गया, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट था उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, मतलब बाहर से जो सामान आ रहा था ना इंडिया के अंदर, वो उसके अंदर रुकावट आ गई, मतलब वो कम होना शुरू हो गया। सो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने क्या किया, वॉर के टाइम पे अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया, और अपने बिजनेस की एक्सपैंड करने की वजह से उनका बिजनेस जो है वो डेवलप हुआ, और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलना शुरू हो गई। वॉर जो है, लेट द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर, और इस वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भी मतलब बढ़ा ली। उन्होंने क्या किया, जो गाँव वाले इलाके थे ना, वहाँ से वो सोल्जर्स को, मतलब लोगों को प्रेशराइज्ड करके उनको क्या करते थे, उनको मतलब ज़बरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती कर रहे थे, और बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने क्या कर दिया, अब्रॉड भेज दिया, मतलब फॉरेन भेज दिया, ताकि वो वहाँ पे आर्मी को क्या कर सके, हेल्प कर सकें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने में। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो मर भी गए थे, मतलब मैक्सिमम सोल्जर्स वापस भी आ गए थे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे मर भी गए थे। मिनिमम वापस आए, मैक्सिमम वहाँ पे मर भी गए थे। लेकिन जब जो लोग वापस आ गए थे अब्रॉड से, वो लोगों ने पूरी दुनिया देख ली, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो एशिया और अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अपना कॉलोनियल रूल जो है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से वो चला रहे हैं। फिर 1970s में रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर, जिसकी वजह से पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, और सोशलिज्म के आइडियाज़ को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो इंस्पायर हुए। कहने का ये मतलब है, रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे और जो पीजेंट्स थे ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, उन उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चले, तो उन चीज़ों को देखकर इंडिया के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली, और वो लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गए। फिर उसके बाद द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब अब महात्मा गांधी की एंट्री हुई है। इससे पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो एक मास लीडर रहे हैं, और वो साउथ अफ्रीका में रहे थे 20 ईयर्स तक। साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत बुरी हालत थी वहाँ के लोगों की, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। आप लोगों को पता है कि जब महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से 20 सालों के बाद जब वो इंडिया में आए, तो उनकी एज 46 थी, और वो कब आए थे, 1915 में आए थे। और इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी मूवमेंट्स, नॉन वायलेंट मार्चेस जो थी वो वहाँ पे करी थी, रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट। ही वाज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनेशनली, और इनको बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लोग जो थे वो इनको बहुत अच्छे से जानते थे। रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस होता है मतलब रंग भेद की नीतियाँ। एक्चुअली क्या था, साउथ अफ्रीका के लोग जो थे ना वो थोड़े मतलब उनका जो कलर है वो ब्लैक है, तो वहाँ पे रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो वाइट में थे, मतलब गोरे थे। तो वो लोग क्या करते थे, अफ्रीकन पीपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जायती करते थे, उन लोगों को मारते पीटते थे। इंडिया के अंदर तो फिर भी ये चीज़ें कम थी, लेकिन अफ्रीका के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे बहुत सारी नॉन वायलेंट मार्चेस की थी। कहने का ये मतलब है, वहाँ पे बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हथियारों के, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी क्या की, लड़ाइयाँ लड़ी, और अफ्रीकन्स को उनके अधिकार दिलवाए। फिर अफ्रीकन कैंपेन्स से बहुत सारे इंडियंस जो थे वो क्या हुए थे, कांटेक्ट में आए थे। हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस, और अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। ये लोग जो थे वहाँ से प्रेरित हुए थे, किससे, अफ्रीकन कैंपेन से। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना, जब ये 1915 में इंडिया में वापस आ गए थे ना, तो 1960 तक इन्होंने क्या किया, इंडिया का टूर किया। क्योंकि जब ये 20 सालों के बाद इंडिया आया तो पूरी की पूरी इंडिया जो थी वो बदल चुकी थी। सो इन्होंने सबसे पहले इंडिया का टूर किया, पूरी कंट्री में ये ट्रैवल किया इन्होंने, और लोगों को समझा, उनकी ज़रूरतों को समझा, पूरी इसकी पूरी सिचुएशन समझी कि कैसी हो गई है। अपने शुरुआती सालों में इन्होंने जो था, देखिए यहाँ पे एक बार, तो सिर्फ और सिर्फ लोकल मूवमेंट्स में दखल अंदाजी की, इंटरवीन किया। जैसे चांपरान हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद, यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट चलाई, और उन मूवमेंट्स में ये लोग जो थे, मतलब महात्मा गांधी जो थे वो सक्सेसफुल भी रहे, और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर यहाँ पे मूवमेंट चलाई। अहमदाबाद में इन्होंने मिल वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट वगैरह किया, स्ट्राइक्स वगैरह की 1918 में। अब हम देखेंगे कि मूवमेंट जो थी 1919 से 1922 तक किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई, उनके पीछे क्या मोटिव था, क्यों अलग अलग तरह से आंदोलन किए गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम राउलेट सत्याग्रह पढ़ेंगे,
उसके बाद हम खिलाफत एगिटेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो सब देखेंगे। तो ये कैसे रहा आपको, कैसे लगा आज का वीडियो आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।